यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक होती है। इसी बुक के माध्यम से आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको जो है ले करके आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बरगद के पेड़ की लटकन। बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है दरअसल उसकी क्या होती है, जड़ें होती हैं। आपने जब भी बरगद का पेड़ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जो है ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आपने देखा होगा बरगद का पेड़, तो बरगद का जो पेड़ देखा होगा जो उसकी लटकनें होती हैं दरअसल उसकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। टहनियाँ जो टहनियों से निकलती हैं, जो शाखाएं जब निकलती हैं, छोटे छोटे जो लटकनें होती हैं तो वो पृथ्वी से जाकर मिलती हैं। जब पृथ्वी से जाकर मिलती हैं तो वही जो है उनकी जड़ें बनती जाती हैं और यही जड़ें जो है मजबूत खंभों की तरह जो पेड़ को जो है सहारा देती हैं। देखिए पेड़ काटने के खिलाफ कानून भी है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाकों के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। अर्थात जो है आप हरे पेड़ को ना काट सकते हैं, ना है उसको जो है छटाई कर सकते हैं। तो आप भी जो है पेड़ ज़्यादा लगाइए लेकिन उसको काटिए मत। जो हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं O2, ये प्राणवायु है। प्राणवायु कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। अब पेड़ को हम लोग काट देंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? यानी प्राण निकल जाएंगे, प्राण प्रखेरु उड़ जाएंगे जान लीजिए, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो हरे पेड़ पौधों को काटना जो है कानून के खिलाफ है। आपको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए जो है पेड़ लगाइए लेकिन काटिए मत। हरे पेड़ पौधों को काटना है सख्त खिलाफ है, यानी कि कानून के खिलाफ है। इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जानकारी मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है ये समझिए, इसकी विशेषता क्या है ये समझिए। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। अर्थात ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक वृक्ष पाया जाता है, ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। जान लीजिए इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 10 से 12 फीट होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक में पत्तियां बहुत कम होती हैं। अंदाज़ा लगाओ कि इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़, सोचिए जो रेगिस्तानी ओक है, ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए तो उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा, अर्थात हम तो कहते हैं लगभग 250 से 300 फीट जो है नीचे जाती हैं। अब देखिए लिखा गया है इस पेड़ की जड़ें जब तक पानी तक ना पहुंच पाए तब तक जो है अंदर जाती रहती हैं। ठीक है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। अर्थात उस इलाके में, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में जो भी लोग रहते हैं रेगिस्तानी ओक के आसपास, इस वृक्ष के आसपास, इसकी खासियत, इसकी विशेषता जानते रहते हैं। इसलिए जो है उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। नोट्स में क्या लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक एक ऐसा वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि पत्तियां तो बहुत कम होती हैं, लेकिन जो है लगभग 10 से 12 फीट होता है। ये 10 से 12 फीट होता है। कौन? रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना होती है? 10 से 12 फीट होती है लगभग। ठीक है, यानी कि 11 से 12 फीट लगभग हो ही जाती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर लगभग 250 से 300 फीट जाती हैं। कितने फीट? लगभग 250 से 300 फीट जाती हैं। जान लीजिए लगभग कितना जाती हैं? 250 से 300 फीट जो है ज़मीन के अंदर जाती हैं। इसकी जड़ें, किसकी जड़ें?
रेगिस्तानी ओक के। अब सोचिए लगभग 300 फीट जाने के बाद जब इसकी यहाँ तक नहीं रुकती है, जान लीजिए, जब तक पानी ना मिले रेगिस्तानी ओक के यानी कि जो जड़ें होती हैं, जब तक इनको पानी नहीं मिलता तब तक जो है नीचे जाती रहती हैं। और इसका पानी कहाँ इकट्ठा होता रहता है? इनके जो है तनों में इकट्ठा होता रहता है। देखिए यह पानी जो है पेड़ के तनों में इकट्ठा होता रहता है, यानी जमा होता रहता है। तो वहाँ के रहने वाले लोग भी जानते हैं, लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि जब भी वहाँ पर सूखा कुछ हो जाता है, यानी सूखा आ जाता है, यानी कि जब भी उनको पानी की आवश्यकता होती है, अगल बगल पानी नहीं मिलता है, तो वो लोग करते क्या है, इस रेगिस्तानी ओक में जो है एक पतला पाइप डाल करके उसमें से पानी जो है निकाल लेते हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जान लीजिए। और ये इस बात को जो है अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं कि पृष्ठ नंबर 165 पर लिखा गया है विश्व पर्यावरण दिवस। तो बस यहाँ से बस आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हम बता सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। तो ठीक है, तो इसको जो है ज़रूर आप लोग जानते रहिए, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए अब जो जानकारी आपको मिलने वाली है, अब जान लीजिए कि बहुत ही हाई लेवल की जानकारी मिलने वाली है। अर्थात बिहू का त्यौहार जो है यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। बिहू का सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहू का त्यौहार जो है मनाया कहाँ जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। ठीक है ना, असम में मनाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बिहू का त्यौहार जो है कब मनाया जाता है, तो बिहू के त्यौहार जो है असम के लोग जो है जब चावल की फसल काटते हैं, यानी कि चावल की नई फसल जो है कटी गई होती है, तब जो है बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और बिहू का त्यौहार में करते क्या हैं लोग जो है, तो बिहू के त्यौहार में जो है बांस से भेला घर बनाते हैं। बांस से जब भेला घर बनाते हैं, देखिए ये भेला घर है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये भेला घर है। देखिए तो कहते हैं, कहा जाता है कि जो है भेला घर जो है घास और बांस से बना होता है। भेला घर किससे बना होता है, घास और बांस से बना होता है भेला घर। और इसमें लोग करते क्या हैं, पूरे गांव के लोग जो है रात को एक साथ खाना खाएंगे। यानी कि इस त्यौहार को, यानी बिहू के त्यौहार पर जो है पूरे लोग जो है रात को, देखिए रात को एक साथ खाना। बिहू का त्यौहार जो असम में मनाया जाता है, लोग पैसा इकट्ठा करके यानी चंदा मिलाते हैं, और क्या क्या इकट्ठा करते हैं, बोरा, यानी बोरा क्या है हम आपको बता रहे हैं आगे, चावल, मछली, सब्जी आदि इकट्ठा करते हैं। अब बोरा क्या है, देखिए बोरा जो है असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। ठीक है, बोरा जो है असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, जैसे कि बासमती चावल। मान लीजिए कि जब पक जाता है तो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। जब बोरा जो है पक जाता है तो बाद में वो चिपचिपा हो जाता है। बोरा जो है असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। बिहू के त्यौहार पर जो है चंदा मिलाकर सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और एक साथ खाना बनाते हैं और एक साथ जो है रात में बैठ कर खाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं, नहीं पकवान कैसे बनाते हैं, तो बोरा जो है चावल जो है रात में भिगो देते हैं। देखिए जो बोरा चावल होता है उसको रात में ही भिगो देते हैं और सुबह उठ कर क्या करते हैं, पीठा बनाते हैं। ठीक है, पूरा गाँव जो है मिल करके खाता है फिर जो है। और इसमें क्या करते हैं, शकरकंदी भी भूनते हैं इसमें जो है, इस त्यौहार में जो है। और शाम को जो है क्या करते हैं, शाम को सभी लोग जो है चाय के साथ क्या लेते हैं, पीठा भी खाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, वो जो आपके नोट्स में लिखी जानी चाहिए। देखिए जो बिहू का त्यौहार होता है, जो बिहू का त्यौहार होता है माघी बिहू कब मनाया जाता है, तो 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहू का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप लोग बताओगे 2 दिन मनाई जाती है। ठीक है ना, बिहू माघी जो बिहू होता है 14-15 जनवरी को मनाते हैं। यह असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के माघ है। देखो लिखा गया माघ की प्रथम है। देखो प्रथम दिन यानी 14 तारीख को और द्वितीय दिन यानी 15 तारीख को तिथि को मनाया जाता है। यानी पहले दिन को क्या बोलते हैं, पहले दिन को उरुका बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। पहले दिन को क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। यानी कि जो असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, पहले दिन को क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। इस दिन जो है अस्थाई शेड बनाते हैं। शेड मतलब वो है छप्पर। देखिए जो भेला जो घर बनाते हैं वो छप्पर यानी बाँस और यानी कि घास और बांस से जो छप्पर बनाते हैं तो वो अस्थायी रहता है, जिसे भेला घर कहते हैं। ठीक है ना, और सामूहिक क्या करते हैं, भोज का आयोजन करते हैं। सामूहिक भोज मतलब कि साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जैसे आपको हम पहले बता दिए कि बोरा जहाँ लिखा गया है कि बोरा क्या होता है, असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। चावलों क्या है, किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। ठीक है, जो है
चेवा चावल भी प्रयोग करते हैं। तो चेवा चावल क्या है, देखिए चेवा चावल को आप समझिए पहले। देखो ताव मतलब कढ़ाई को आग पर रख कर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो चेवा चावल कैसे तैयार होता है आपने देख लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है लिख लीजिएगा कि असम में मनाई जाती है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो आप लोग बोल दीजिए 2 दिन मनाया जाता है। माघ के 2 दिन, माघ में जो है 2 दिन मनाया जाता है। एक 14 जनवरी और दूसरा जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, 2 दिन। अब पहले दिन को बोलते हैं क्या, पहले दिन यानी जो पहले दिन मनाया जाता है, प्रथम दिन को बोलते हैं उरुका बोलते हैं। प्रथम दिन को क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। प्रथम दिन जो बनाया जाता है उसको उरुका बोलते हैं। ठीक है ना, देखो प्रथम दिन को बोलते हैं उरुका, यानी अस्थाई ये होता है। अस्थाई मतलब ये जो उरुका बनाते हैं, हालांकि ये दूसरे दिन भी यही बनाते हैं, दूसरे दिन भी यही सब बनाते हैं, लेकिन पहले दिन को उरुका बोलते हैं। और दूसरा दिन खास होता है, उस दिन जो है छप्पर बनाते हैं और उसको लास्ट में जला देते हैं। ठीक है, हम आगे बता रहे हैं आप उसके बारे में। ठीक है, तो पहले समझिएगा कि ये जो है बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ में मनाया जाता है। माघ के जो प्रथम दिन होता है, यानी कि असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में माघ जो प्रथम होता है, प्रथम और द्वितीय होता है तिथि, प्रथम तिथि को जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने यहाँ होली मनाई जाती है, तो होली जो मनाते हैं, तो होली जो प्रथम दिन होता है, होलिका का दहन होता है, तो इस दिन होली को जलाया जाता है, अर्थात होली का दहन होता है। और सेकंड डे जो होता है वो क्या होता है, रंग की होली होती है। त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि जो नई फसल जो काटी जाती है, यानी नई फसल को जब काटते हैं तभी क्या करते हैं, असम के लोग जो है यह त्यौहार मनाते हैं। यानी नई फसल जब भी कटती है, चावल की नई फसल जब भी कटती है, तो जो है असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 और 15 तारीख को मनाया जाता है। और पहले दिन को क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। ठीक है, पहले दिन को क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। और जो आपने देखा बोरा, तो बोरा क्या है होता है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद जो है चिपचिपा हो जाता है। और हम आपको बता दें कि जो भेला घर होता है छप्पर का बना होता है। हम आपको बता दें जो भेला घर होता है ये कैसे बना होता है, ये बांस और घास का बना होता है। ये घास और बांस का बना होता है और लास्ट में इसको दूसरे दिन क्या कर देते हैं, इसको जला देते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ये दूसरे दिन जो मनाते हैं उसको बोलते हैं मेजी। ठीक है, यानी कि 14 तारीख को उरुका 14 तारीख को क्या मनाते हैं, 14 तारीख को उरुका होता है। 14 तारीख के क्या बोलते हैं, उरुका। ठीक है, 14 तारीख को क्या बनाते हैं, उरुका बनाते हैं। और 15 तारीख को क्या बनाते हैं, 15 तारीख को क्या बनाते हैं, 15 तारीख को मेजी बनाते हैं। मेजी जो 15 तारीख का जो त्यौहार होता है, 14 देखो असम में 2 दिन त्यौहार मनाया जाता है। तो असम में जो है जो बिहू का त्यौहार होता है 2 दिन का होता है। तो 14 तारीख यानी प्रथम दिन को बोलते हैं उरुका। इस दिन अस्थाई होता है। और दूसरे दिन क्या मनाते हैं, मेजी मतलब दूसरे दिन जो है इसको जलाते हैं, लकड़ी को, जैसे हम लोग होलिका दहन जलाते हैं, तो वैसे जो है यहाँ पर मेजी है जलाई जाती है, अर्थात जो है लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। अर्थात इस दिन जो औरत होती हैं, इस दिन औरतें जो होती हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, और जो लड़कियाँ होती हैं रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। जो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग जो दूसरे दिन क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। ठीक है, और देखो, और हम उन्हें बता दें कि केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। दूसरे दिन भी जो है क्या करते हैं, केले के पत्तों पर जो है खाना परोसा जाता है। और फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, लोग जो है दूसरे दिन जब उठते हैं सुबह, तो सुबह जल्दी उठ कर क्या करते हैं, मेजी जलाना होता है। और भेला घर भी दूसरे दिन जो है, जो भेला घर बनाए रहते हैं और जो मेजी बनाए रहते हैं, इसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया कि जो पहले दिन होता है 14 तारीख को उरुका होता है। ठीक, देखिए 14 तारीख को जो मनाते हैं उसको बोलते हैं क्या, उरुका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उरुका बोलते हैं। और ये अस्थाई होता है, और इस दिन भी भेला घर बनाते हैं। और 15 तारीख को क्या बनाते हैं,
15 तारीख को क्या बनाते हैं, मेजी बनाते हैं। और ये दोनों जो है 15 तारीख को यानी कि जो उरुका बनाते हैं यानी कि भेला घर बनाते हैं, और 15 तारीख को जो मेजी बनाते हैं, ये दोनों चीज़ें जो है 15 तारीख को दूसरे दिन जो है जला देते हैं। देखिए आपको लिखा गया ना, सुबह जल्दी उठकर मेजी और जलाना रहता है और भेला घर भी जला देते हैं। यानी जो भेला घर 14 तारीख को बनाते रहते हैं, यानी प्रथम दिन जो बनाते हैं भेला घर उसको भी जला देते हैं और मेजी भी जला देते हैं। यहाँ पर बिहू के त्यौहार में जो है भात सुक्तो कभी जो है आया है नाम। तो भात सुक्तो क्या होता है, भात सुक्तो जो है होता क्या है, भात सुक्तो जो है चावल और रसेदार वाली सब्जी होती है। लूची क्या होती है, लूची कैसी होती है, तो लूची का हम लोग बोलते हैं जैसे कि चपटी रोटी होती है लूची, और छोला दाल। और मिष्टी क्या होती है, मिष्टी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिष्टी जो है बंगाल की सबसे मशहूर जो है मिठाई होती है, उसको बोलते हैं मिष्टी। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर शब्द वर्ड जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको बताया जाए। आपको अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिखा गया है बच्चों का हक मिड डे मील। देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा गया है। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। मिड डे मील योजना जब से आई हुई है, जान लीजिए इसमें होता क्या है, इसमें 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को जो है फ्री में खाना मिलता है। फ्री में खाना मतलब सरकारी स्कूलों में मिलता है, ऐसा नहीं कि सभी स्कूलों में मिलता है, ठीक है। और यह कब आया था, तो RTE जब अधिनियम लागू हुआ था, हम आपको बता दें RTE अधिनियम 2009 लेके आई थी। RTE अधिनियम 2009 क्या बोलती है, 6 से 14 वर्ष के, देखिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कभी गुरुद्वारे गए होंगे, लंगर आपने खाया होगा। देखिए जब भी आप गुरुद्वारे में जाइए तो आपको सिर ढकने के लिए कहा जाएगा, तो इसका वहाँ का रूल है, यानी गुरुद्वारे का रूल है कि आप अपना सर को ढक लीजिए। सभी लोग जो है वहाँ के अपना सर ढकते हैं, यानी कि सर को ढक लेते हैं, तभी गुरुद्वारे में प्रवेश अनुमति होती है। यानी जब भी आप भोजन वहाँ करेंगे, भोजन करने के लिए जाएंगे गुरुद्वारे में, लंगर में जब भी जाएंगे तो वहाँ जो है आपको सर ढकना पड़ता है। देखिए अब लंगर किसे कहते हैं, देखिए लंगर की डिफिनीशन लिखा गया है यहाँ पर साफ कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या बोलते हैं, लंगर कहते हैं, ठीक है ना। आपने लंगर देखा होगा, सुना होगा, तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है NCERT क्लास 4 में पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को ही क्या बोलते हैं, लंगर कहते हैं। कहते नहीं लंगर लगा हुआ है, तो लंगर ऐसे नहीं लग जाता है, वहाँ खाना पकाने वाला और खाना खाने वाले दोनों का जो सर होता है वो ढका रहता है, जान लीजिए ये वहाँ का नियम है, रूल है। ये नेक्स्ट चैप्टर है पाठ 23। पाठ 23 में लिखा गया है पोचमपल्ली के बारे में। अब पोचमपल्ली कहाँ है, पोचमपल्ली के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मुक्तापुर गांव कहाँ पर है, मुक्तापुर गांव कहाँ पर है, तो आप यही बताएंगे कि मुक्तापुर गांव जो है कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में है। और तेलंगाना के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पोचमपुल जो है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है मुक्तापुर गांव, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए आगे लिखा गया है जो हम आपसे बता रहे हैं, आगे देखिए NCERT में लिखा गया है। देखिए तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे मतलब यही पोचमपल्ली जो है क्या है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है। पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, मुक्तापुर गाँव है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है परिवार क्या है, बुनकर हैं। ज़्यादातर परिवार कैसे हैं, बुनकर हैं। बुनाई को यहाँ पर जो है पोचमपल्ली कस्बे में ही बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। और हम आपको बता दें पोचमपल्ली या इसी को बोलते हैं बुनाई को ही बोलते हैं कलमकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिए आप जो है कलमकारी, ठीक है। इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस में है जो है पोचमपल्ली, अब कम नाम जानते हैं लेकिन कलमकारी ज़्यादा बोलते हैं, तो कलमकारी भी इसको जानते रहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है में से कलमकारी बुनकर होते हैं, कहाँ के बुनकर होते हैं, आप देखो ऑप्शन दिए रहेगा तेलंगाना राज्य, उड़ीसा राज्य, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
तो देखो कई राज्य दिया रहेगा, जिसमें से एक राज्य आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली, ठीक है। पोचमपल्ली में एक गांव है का मुक्तापुर गांव। तो मुक्तापुर गांव में जो है अधिकतर जो ज़्यादातर परिवार कैसे हैं, बुनकर हैं। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार कैसे हैं, बुनकर हैं। तो यहाँ के बुनाई को क्या बोलते हैं, पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली को ही बोलते हैं क्या, कलमकारी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। जैसे कि आपको हम चित्र दिखा रहे हैं, ये चित्र जो है पोचमपल्ली ज़िले की है, यानी कि तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले की है। देख लीजिए, ऐसे जो है लोग क्या करते हैं, पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका है, एक प्रकार से एक नमूना है, ऐसे लोग जो है वहाँ के बनाते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ऐसे जो है वहाँ पर बनाते हैं, यानी कि यहाँ के बुनकर ऐसे साड़ी बनाते हैं। धागे से कपड़े तक अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग को धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। और रेशम का धागा हो तो देखो, रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। देख रहे हैं ना, कितना कार्य करना पड़ता है कपड़ा बनाने के लिए। ऐसे जो है कारीगरी जो है कोई भी नहीं सीख पाता है, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है इसमें। इतना आसान भी नहीं होता है कपड़े बनाना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, आगे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि करघे में कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया। यानी कि तेलंगाना जो राज्य है, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, तेलंगाना एक राज्य है। आपको आपके नोट्स में होना चाहिए, तेलंगाना राज्य में एक ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं क्या, पोचमपल्ली। क्या बोलते हैं, पोचमपल्ली बोलते हैं, ठीक है, पोचमपल्ली। तेलंगाना राज्य में एक ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में ही जो है, पोचमपल्ली ज़िले में ही कुछ है जो है परिवार बुनकर हैं। मुक्तापुर आप बहुत फेमस में हैं, ठीक है ना। मुक्तापुर जो है एक गांव है, इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिए। मुक्तापुर जो है गांव है, कहाँ पर है, पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना राज्य में, ठीक है। इतना आप लोग जो है ज़रूर रखिएगा याद। देखिए पाठ 24 में दूर देश की बात की जाएगी। दूर देश एक ऐसा देश है जिसका नाम है आबू धाबी। आबू धाबी अपने देश में नहीं है, यह जो है रेगिस्तानी इलाके में है। देखिए आबू धाबी कहाँ है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आबू धाबी कहाँ है, तो यहाँ पर लिखा गया है आबू धाबी जो है, आबू धाबी भारत से दूर है। अभी आपको बता रहे हैं कहाँ पर है। पहले इतना जान लीजिए, मलयालम में नाम पहले कैसे ली जाती है। देखो मलयालम में चिटप्पन जो है पिता का छोटा भाई का, जिसको बोलते हैं चाचा, ठीक है, यानी छोटा भाई, पिता के छोटा भाई को जो हम लोग चाचा बोलते हैं, मलयालम भाषा में क्या बोले जाते हैं, चिटप्पन बोला जाता है। कुंजियम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को बोला जाता है, कुंजियम्मा, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आबू धाबी के बारे में एनसीईआरटी बुक में जो लिखा गया, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। आबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं, अर्थात आबू धाबी कहाँ है, रेगिस्तानी इलाके में, ये तो फिक्स हो गया। चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है। कहाँ पर, आबू धाबी में। आबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाका में है, तो चारों तरफ रेत दिखाई देगा ही। अब देखो आबू धाबी के बारे में जो है और कुछ लिखा गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आबू धाबी में बारिश तो बिल्कुल नहीं होती है, और चारों तरफ क्या होती है, रेगिस्तान में जो है बारिश बिल्कुल होती ही नहीं है, और बारिश ना होने के कारण जो है चारों तरफ जो है रेत ही रेत दिखाई देता है, और ना ही नदियाँ हैं, ना ही झील है, ना ही तालाब है। ज़मीन के नीचे भी जो है वहाँ पानी नहीं है। लिखा गया है कि वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए जो है पेट्रोल वहाँ आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसा देश है जहाँ पर पानी से सस्ता जो है पेट्रोल मिलता है,
वो कौन सा देश है? अबू धाबी देश। वो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है अबू धाबी की जो भाषा है वो क्या है? अरबी है। अबू धाबी क्या बोला जाता है? अरबी, अरबी बोला जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कि अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ दूर दूर तक जो है रेत ही रेत होता है, ना ही वहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाता है, ना ही वहाँ पर नदियाँ हैं, ना ही झील है, ना ही तालाब है, ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, इसलिए वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत होता है। ज़मीन के नीचे भी जो है पानी नहीं है, और ज़मीन के नीचे वहाँ पर क्या है? तेल है, पेट्रोल, ठीक है ना। इसलिए जो है पेट्रोल वहाँ सस्ता है। जैसे अपने यहाँ पानी मिलता है, जितना सस्ता जो है आपको उतने सस्ता वहाँ पेट्रोल मिलता है। जैसे अपने यहाँ पेट्रोल महंगा है और पानी सस्ता है, तो वहाँ पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। कहाँ पर? अबू धाबी में। अब देखिए अबू धाबी में जो है वहाँ पर वृक्ष कौन पाए जाते हैं? देखो साफ साफ लिखा गया है अबू धाबी में जो है वृक्ष कौन होते हैं, वहाँ पर किस टाइप के वृक्ष होते हैं। देखो अबू धाबी में सिर्फ एक ऐसा वृक्ष है जो वहाँ पर उग सकता है, वो क्या है? खजूर है। अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अबू धाबी में कोई वृक्ष दिखाई देगा आपको तो वो खजूर का वृक्ष दिखाई देगा, और दूसरा कोई वृक्ष आपको नहीं दिखाई देगा। अबू धाबी में जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं दिरहम। क्वेश्चन ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि अबू धाबी में मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे दिरहम, और आपको ऑप्शन कर देगा, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा रुपये चलता है वहाँ पर, कि दिरहम चलता है, कि डॉलर चलता है, कि युआन चलता है, क्या चलता है बताइए। अबू धाबी में दिरहम चलता है। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में कि अबू धाबी में वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? दिरहम चलती है, यानी कि वहाँ पर मुद्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? दिरहम कहते हैं। और अबू धाबी में वहाँ पर अरबी भाषा चलती है। जैसे कि आपको हम पहले बता दिया कि अबू धाबी में कौन सी भाषा है? अरबी भाषा, ठीक है, अरबी भाषा चलती है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, देखिए साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कि अबू धाबी में खिड़कियाँ खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है, ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशन चलते हैं। कहने का मतलब चारों तरफ रेत ही रेत होता है, वहाँ पर गर्म हवाएं चलती रहती हैं। इसीलिए जो है अपने वहाँ के जो घर होते हैं ज़्यादातर घरों में जो है एयर कंडीशन चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे भी घर से बाहर लोग निकलते हैं वहाँ पर जो है पूरा सर ढक करके मुंह सब कुछ ढके रहते हैं और ढीला कपड़ा पहनते हैं, जान लीजिए सूती। देखिए गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं, और पूरा शरीर जो है, सिर भी जो है वहाँ ढक कर रहते हैं। इससे वे धूप से बच सकते हैं कि यहाँ पर जो है जितने लोग रहते हैं अपने पूरे बॉडी को ढके रहते हैं सूती कपड़ों से जो है, और यहाँ पर ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं, यानी कि अपना सर भी ढके रहते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है अपना जो है ये सर जो हमेशा ढक के रखते हैं ताकि जो है लोग जो है गर्मी से बच सकें। आप समझ लेते हैं कि अबू धाबी के बारे में थोड़ा सा एक संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जो है अबू धाबी चैप्टर से, अबू धाबी पार्ट से हम लोग क्या सीखे। देखिए अबू धाबी में जो है अबू धाबी पार्ट से हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी बात तो ये अबू धाबी कहाँ पर है, तो अबू धाबी जो है देश जो है, यह देश एक रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की भाषा क्या है? अरबी है। अबू धाबी जो है एक देश है, इस देश की जो भाषा है वो क्या है? अरबी है, ठीक है। पहली बात तो जानकारी आपको मिल गई कि अबू धाबी एक देश है और यहाँ के इलाका कैसे है? ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाका में है। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि रेगिस्तानी जो है क्षेत्र है। भाषा कौन चलती है? तो अरबी चलती है, ठीक है। और हम आपको बता दें यहाँ जो अबू धाबी पानी बिल्कुल नहीं होता है, पानी की बहुत किल्लत होती है। अर्थात यहाँ की ज़मीन जो होती है, यहाँ की ज़मीन यानी ज़मीन के अंदर जो है पानी नहीं बल्कि पेट्रोल होता है। यहाँ पर क्या होता है? पेट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। इसीलिए जो है आपको बता दें, इसीलिए जो है पानी बहुत महंगा होता है यहाँ पर और पेट्रोल सस्ता होता है। जैसे अपने यहाँ पेट्रोल महंगा है और पानी सस्ता है, तो वैसे वहाँ जो है पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। कहाँ पर? अबू धाबी में, क्योंकि पानी वहाँ कहीं है ही नहीं। अर्थात दूर दूर तक ना ही कोई नदी है, ना ही कोई झरना है, ना ही कोई तालाब है, और ना ही पानी वर्षा होती है। इसीलिए पानी की वहाँ सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हो जाती है, बहुत ही बहुमूल्य चीज़ हो जाती है वहाँ। कहाँ पर? अबू धाबी में।
हम आपको बता दें, आबू धाबी में एक ही वृक्ष पाया जाता है, उसका नाम क्या है? खजूर। खजूर ही एक ऐसा वृक्ष है जो वहाँ उग सकता है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आबू धाबी की करेंसी क्या है, तो आप लोग बताएंगे दिरहम। दिरहम। आबू धाबी में वहाँ की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। आबू धाबी के जो है मुद्रा क्या है? तो आप लोग बताएंगे दिरहम है। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। आबू धाबी से हम आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, आबू धाबी सबसे खासियत क्या है कि आबू धाबी जो है अपने देश यानी इंडिया से 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट आगे है। 1 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि रात के आबू धाबी में 9 बजे हैं, बस समझिए, यदि रात के 9 बजे हैं आबू धाबी में, तो अपने यहाँ जो है रात के जो है कितना बजे होंगे बताओ? अपने यहाँ जो है रात के कितना बजे होंगे? तो 10:30 बजे होंगे। 10:30 बजे होंगे रात के। यदि आबू धाबी में रात के 9 बजे होंगे तो इंडिया में जो रात के कितना बजे होंगे? 10:30 यानी 10:30 बजे होंगे इंडिया में, यानी कि 1.5 घंटा वहाँ पर आगे है। टाइम क्या है? 1.5 घंटा वहाँ पर आगे है। कहाँ पर? आबू धाबी में, यानी समय जो है 1.5 घंटा आगे चलता है। देखिए क्लास 4th की एनसीईआरटी में लिखा गया है पृष्ठ नंबर 202 पर, एक कोई छोटा सा बच्चा है, बोल रहा है कि मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। कहाँ रहता है वो? केरल में रहता है। बोल रहा है कि मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। अर्थात अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। उत्तराखंड देगा, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड, कुछ भी दे देगा। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? देखो, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाया जाता है। केरल में हम आपको सबसे पहले बताया थे एक चलता है वल्लम। क्या चलता है? एक वल्लम चलता है। वल्लम हम आपको बताए थे। वल्लम किसे कहते हैं? वल्लम में जो है लकड़ी की एक बड़ी छोटी नाव होती है, जिससे बच्चे जो है स्कूल जाते थे। ठीक है। अब फेरी, यहाँ पर देखो केरल की बात हो रही है, फेरी भी जान लीजिए। फेरी क्या होती है? फेरी भी एक बोट होती है, लेकिन जो है बड़ी बोट होती है। और यहाँ पर एक स्थान से दूसरे, यानी कि फेरी बैठ कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं फेरी। ठीक है। और हम आपको बता दें, आपने देखा होगा, आपने अगर इसके पहले की वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ हमने केरल के बारे में बताया था कि केरल में ही जो है, केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर टाइपियोका खाया जाता है। टाइपियोका है क्या? आपको हमने बताया था ना, टाइपियोका के बारे में हमने बताया था। तो टाइपियोका है क्या? आपको पता है ना। टाइपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में जो है उगाया जाता है। कहाँ पर? ज़मीन के अंदर। टाइपियोका को और किस नाम से जानते हैं? टाइपियोका को कप्पा नाम बोलते हैं। कप्पा या कोपा बोलते हैं। और हम आपको बता दें, यदि आपसे ये कह दिया जाए केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है। देखिए, अगर केरल की बात की जाती है तो केरल में जो है हमने आपको बताया था कि माँ की बड़ी बहन को अर्थात बड़ी मौसी को बोलते हैं वलियम्मा। ठीक है। केरल में ही बड़ी मौसी को बोलते हैं वलियम्मा, और नानी को बोलते हैं अमोम्मा, पिता को अप्पा बोलते हैं, चाचा को चिट्टप्पन बोलते हैं, और चाची को कुंजम्मा बोलते हैं। है नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? केरल में जो है नारियल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। केरल की जो है राजधानी क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तिरुवनंतपुरम बताएंगे। तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो है क्या है? राजधानी है। कहाँ की? केरल की जो है राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो 2 राज्य इसके समीप में हैं, निकटवर्ती राज्य जिसको बोलते हैं हम लोग, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है केरल के समीप में है, यानी कि पास में है, निकटवर्ती राज्य बोलते हैं जिसको। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड कह दिया जाए। देखिए कोझिकोड कहाँ है, तो आप लोग बताएं कोझिकोड कहाँ है? ये भी जो है केरल में है। एक ज़िला है कोझिकोड। और आपको बता दें एक ज़िला और है जो बहुत फेमस में है, मल्लापुरम भी जो है एक पूछा जाता है कि मल्लापुरम भी जो है कहाँ का?
डिस्ट्रिक्ट है, यानी कहाँ का जिला है, इस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। ठीक है, ये भी आप लोग जानते रहिए। अब आपको हमने बताया था कि एक चीज़ और हमने आपको बताया था, जब भी आप गोवा से और केरल जब भी जाएंगे, तो हमने बताया था गोवा से जब भी केरल जाओगे तो 92 सुरंगें पड़ती हैं, यानी रेल के रास्ते में 92 सुरंगें पड़ती हैं, और क्या 2000 जो है पुल पड़ते हैं। ठीक है, तमिलनाडु राज्य भारत की किस दिशा में है, तो बोलोगे दक्षिण दिशा में है। तमिलनाडु को पड़ोसी देश में कौन आ जाएगा, केरल आ जाएगा, और कर्नाटक आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्लास 4th के NCERT में पाठ 26 यानी 26 में दिया गया है फौजी वहीदा। अब फौजी वहीदा के बारे में कुछ अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फौजी वहीदा का पूरा नाम क्या है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, है ना। प्रिज्म तो आप पढ़े होंगे। तो प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जिसके माध्यम से 7 रंग दिखाई देते हैं। और हम आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा जो है ये भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर हैं। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है ये कौन है, तो आप लोग बताओगे भारतीय नौसेना में क्या है, एक डॉक्टर हैं। ठीक है। और हम आपको बता दें, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है कहाँ की हैं, यानी किस राज्य की हैं, तो आप लोग बताओगे जम्मू कश्मीर राज्य की हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म यानी कि प्रिज्म कहाँ की हैं, तो आप लोग बताओगे क्या, जम्मू कश्मीर की हैं। जम्मू कश्मीर में किस ज़िले की हैं, तो आप लोग बताओगे राजौरी ज़िले के हैं। राजौरी ज़िले में किस गांव से है, तो थन्ना मंडी जो है एक गांव है, इसी गांव की जो है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म इसी गांव की है, यानी थन्ना मंडी गांव की है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है ये MBBS किए हैं, इसीलिए जो है MBBS की परीक्षा पास किए हैं, तभी जो है क्या बनी है, डॉक्टर बनी है। और MBBS की जो है पढ़ाई कितनी वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है। एक ऐसी परीक्षा जो है जो मेडिकल क्षेत्र में जो है पास करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, वो कौन सी परीक्षा है, MBBS। ठीक है ना। ये परीक्षा को पास करनी पड़ती है, और ये जो है परीक्षा इन्होंने कौन पास किया था, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। इस परीक्षा को पास करके, यानी कि इस एग्ज़ाम को पास करके तब क्या बनी है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर बनी है। कौन है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है अपने बारे में बता रही हैं कि मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। देखिए वे अपने बारे में बता रही हैं। ठीक है। जहाज 3 से 4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, अर्थात जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और इनका जहाज 3 से 4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे, अर्थात ये डॉक्टर का काम करती हैं पूरा। ठीक है। मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी न फैले और चूहे न आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे, अर्थात जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस समय जो है वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना, यानी कि ऐसा ट्रेन करती हैं कि अचानक में यानी सडनली में यानी आपातकालीन में आपको क्या करना। अंतिम चैप्टर यानी पाठ जो है 27 यानी कि पाठ 27 में कोशिश हुई कामयाब, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। हमने आज तक कोई भी प्रश्न, कोई भी जो है टॉपिक नहीं छोड़ा है। यदि आप लोग ना देखे हों तो उसका प्लेलिस्ट लग जा रहा है एंड में, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए। देखिए कोशिश हुई कामयाब में देखिए लिखा गया है चुस्किट का सपना। तो चुस्किट कौन है, हम आपको बता दें, चुस्किट एक छोटी सी बच्ची है जो अपंग है, अपंग मतलब कि चल नहीं सकती है। चुस्किट जो है 10 साल की हो गई है, आज पहली बार स्कूल जा रही है। अब उसी के बारे में जो है लिखा गया है इस चैप्टर पूरा। तो आपको बस इतना जानना है चुस्किट कहाँ की रहने वाली हैं, तो लद्दाख के रहने वाली हैं। लद्दाख के किस गांव में रहती हैं, तो
पुल गांव है वहाँ पर रहती हैं। ठीक है, और हम आपको दिखा दें ये देखिए चुस्किट का एक लद्दाख का कुछ चित्र है। ये देख लीजिए आप लोग, जो है लद्दाख का चित्र है, चुस्किट और लद्दाख के कुछ चित्र आपको दिख रहे हैं, जैसा कि आपको लोग देख सकते हैं। इस चित्र को माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और इनके बारे में कुछ अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए NCERT एक ऐसी बुक है कि कहीं से भी कोई प्रश्न बन सकता है। ठीक है, देखो चुस्किट जो है बच्चों की तरह सभी जो है काम नहीं कर पाती हैं। क्योंकि उनकी टांगें जो है ख़राब हैं। उनके जन्म के समय से ही जो है उनकी टांगें क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। अब देखो लद्दाख में जो है माँ को आमाले कहते हैं। ठीक है, माँ को क्या बोलते हैं, देखो माँ को क्या बोलते हैं लद्दाख में, आमाले कहते हैं। और पिताजी को क्या बोलते हैं, आबाले कहते हैं। आबाले को पिताजी कहते हैं, आमाले को माँ को आमाले कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोग रखते रहिए। और मेमेले, देखिए आपको दिखा रहे हैं मेमेले, यहाँ पर लिखा गया है ना, देखिए मेमेले किसको कहते हैं, दादाजी को। कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, इसी के साथ क्लास 4th की NCERT अब पूरा जो है फिनिश हो गया है दोस्तों। क्लास 4th की भी NCERT हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, आपके मित्र को भी काम आ सकता हो, तो जो है आप अपने WhatsApp ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में NCERT क्लास 5th के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।